अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पायरेंट्स, स्पेशली नर्व्स एस्पायरेंट्स जिनका मूड आज बहुत सख्त ख़राब है क्योंकि गालिबन पेपर बहुत मुश्किल आया था, बहुत ख़राब हुआ है, पेरेंट्स बहुत परेशान है। अंडरस्टैंडेबल ये सारी सिचुएशन। बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं जिनसे मैं तकरीबन दिन से सुबह से लगा हुआ हूँ, उनको हौसला दे रहा हूँ, तसल्ली दे रहा हूँ, उनको रियलिटी दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे फेस करना है। लेकिन इतने सारे मैसेज हैं, मैंने सोचा मैं वीडियो बना देता हूँ। पहले मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। उसकी वजह यह है कि यार अभी जो है आप लोग एमडी कैट सर पर है, तो ये सारी डिस्कशन में मैं आपको इंगेज नहीं करना चाह रहा था, मैं इसमें आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि यार अभी डिप्रेशन है, 1-2 दिन में सही हो जाओगे, लेकिन इतने सारे मैसेज और इतनी परेशानी देखकर मजबूरन जो है मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। वीडियो आगे देखने से पहले मैं एक बात आपको बता दूँ, वो ये कि इस वीडियो को बंद कर दो अगर आपको ये लग रहा है कि इस वीडियो के आगे मैंने जो है वो नम्स को जो है या उसकी एग्जामिनेशन बॉडी को बड़े लान तान करनी है और मैंने बोलना है हाँ स्टूडेंट्स तुम लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, बड़ी ज्यादती हुई और हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, रिकंडक्ट होना चाहिए। प्लीज़ इस वाली वीडियो को बंद कर दो अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो एक गाइडेंस, एक आईना, एक रियलिटी चेक, तो फिर इस वाली वीडियो को ज़रूर देख लो। मैं एक और वजह जिसकी वजह से मैं ये वीडियो नहीं भी बनाना चाहता वो ये था कि खैर आप लोग तो पहली बार ये नाम एमडी कैट वगैरह कर रहे हो, मैं तो 10 साल से ये सारे चीज़ें देख रहा हूँ और एमडी कैट की हम तैयारी करा रहे हैं नियर पेयर पे। तो मैं तो हर साल ऑलमोस्ट ये देखता हूँ कि कभी रिकंडक्ट की बात होती है, कभी जो है ये सारी बातें होती है, और हर साल मुझे एक बात का अफसोस होता है, ये यूट्यूबर कम्युनिटी हमारी जो है वो इसलिए कि भाई व्यूज़ आ जाएंगे, कमेंट्स आ जाएंगे, इंगेजमेंट वगैरह आ जाएगी, तो हम आवाम की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाते हैं और बोलते हैं कि हाँ बच्चों बड़ी ज़्यादती हुई तुम लोगों के साथ और बड़े ये नम्स वाले ये हैं वो हैं, हम जो है प्रोटेस्ट करेंगे और इस चक्कर में व्यूज़ लेने हैं और फिर एंगेजमेंट आएगी तो यूट्यूब थोड़े से डॉलर्स वगैरह पे करेगा। ठीक है, तो ये बिज़नेस है, मैं मानता हूँ उनकी बेचारों की गलती नहीं है, रोज़ी रोटी वाली बात है, यूट्यूब चलता ही ऐसे, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन मैं पर्सनली इस वाले बिजनेस में नहीं हूँ। मेरा बिजनेस बड़ा सिंपल सा है कि भाई अच्छी गाइडेंस दो, सच बताओ, बच्चों को प्रिपेयर करो फॉर द वर्स्ट, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से जितनी इज्जत आज तक बनाई है वो बनाई है, लेकिन नफरतें भी बड़ी बनी है मेरे अगेंस्ट। अभी भी आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियो सुनने के बाद कहेंगे भाई थम्स डाउन करेंगे वीडियो को, उल्टे सीधे कमेंट्स करेंगे, बोलेंगे कि सर आप जो है पता नहीं क्या बोल रहे हैं। और वो वाली वीडियोस बड़ी शेयर होती हैं जिसके अंदर जो है वो लान तान हो रही है और बच्चों को बोला जा रहा है प्रोटेस्ट है, वो बड़ी शेयर हो रही है, क्योंकि वो होनी भी चाहिए वो वाली शेयर, क्योंकि वो आपकी आवाज़ है। और मेरी ये वाली वीडियो जो है उसके ऊपर लोग कहेंगे कि भाई पता नहीं क्या बकवास करे, छोड़ो इसको। लेकिन खैर मैं अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मैं पूरी करूँगा, जो कि है एक रियलिटी चेक की। जितना जल्दी आप समझेंगे उतना जल्दी आप रेडी होंगे अगले पेपर के लिए जो एमडी कैट का है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो ठीक है, आप गुड लक विद प्रोटेस्ट, गुड लक विद रिकंडक्ट का नारा। मैं भी इसी मुल्क में बहुत अरसे से रह रहा हूँ, मैंने तो बहुत ज़्यादा कोई रिकंडक्ट नहीं देखा। हाँ, जहाँ पर बात सही होती है वहाँ पर मैं भी आवाज़ के साथ आपकी आवाज़ मिलाता हूँ। मिसाल के तौर पे 2020 में जब आपका ये ऑनलाइन एमडी कैट हुआ था तो हमें पता था की में कितनी खराबियाँ आ रही हैं, उनकी टेक्नोलॉजी में कितनी खराबियाँ आ रही हैं। तो हमें बड़ी, मुझे पर्सनली धमकियाँ में जो है वो मैसेज आते थे कि आप इस प्रोटेस्ट को बंद करें, आप बहुत इसके ऊपर जो है वो उछल रहे हैं, लेकिन हम नहीं रुकते थे। लेकिन बस वही वाली बात है, इस मुल्क के अंदर जो है इंसाफ मैंने तो ये देख लिया कि यार बड़ी मुश्किल से मिलता है, सही है, और अक्सर औकात नहीं मिलता और बहुत एक्सपेंसिव है इंसाफ। तो इसलिए मैंने तो ऑनेस्टली ये चीज़ सीखी है कि यार मैंने कंपैटिव रहना है, मैंने सीधा रहना है, मैंने क्या नाम है अपना काम दूसरों से बेहतर करना है। ठीक है, और इस वजह से क्या नाम है मुझे जो है वो बस अल्लाह पे मैं छोड़ देता हूँ, अल्लाह ताला उसका जो है फल दे देता है। ठीक है, ये प्रोटेस्ट करना और ये सारी चीज़ें या कोर्ट कचहरी के मामला मुझे नहीं समझ आए बड़े अरसे से। तो इसलिए आप भी अपना टाइम वेस्ट करेंगे अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे। ये पहला रियलिटी चेक है, ठीक है, तो आप अपना टाइम वेस्ट करना चाह रहे हैं आप करें, इस वीडियो को बंद करें, जाएँ यूट्यूबर्स पर जाएँ, वहाँ पर नीचे कमेंट करें और देखते हैं और ये मूवमेंट हम कहाँ तक ले जाते हैं। लेकिन अगर रियलिटी चेक चाहिए तो मेरे पास रहें, मेरी चंद एक बातें सुने। अगर आप मेरी बातें सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो मैं वादा करता हूँ आप जो है बहुत अच्छा ये जर्नी आप गुजार देंगे। देखिए जी, मैं मानता हूँ कि आप सारे लोग बहुत डाउन हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं, ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। वो ये है कि यार देखें, कोई भी इम्तिहान होता है ना, नम्स, एमडी कैट, कोई डिफरेंट बोर्ड्स के एग्जाम्स हो रहे होते हैं, बोर्ड्स के तो नहीं, खैर जो सीएसएस का इम्तिहान होता है, यूएसएमएलई होता है, आपका जो है पी लैब होता है, ओईटी एग्ज़ाम्स, ये सारे एग्ज़ाम्स जो हैं इनकी एक नेचर है, इनको बोला जाता है कंपैटिटिव एग्ज़ाम्स, जिसको उर्दू में बोला जाता है मुकाबले का इम्तिहान। मुकाबले के इम्तिहान का क्या मतलब है कि भाई एक इम्तिहान है, इसके अंदर 100 लोग हैं मिसाल के तौर पे और 10 सीट्स हमने देनी है। जो टॉप 10 होंगे उनको सीट मिल जाएगी, जो 90 होंगे उनको सीट्स नहीं मिलेंगी, टॉप 10। अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि भाई हर वो बच्चा जिसके 90% मिसाल के तौर पे उससे ऊपर नंबर होंगे तो उसको जो है हम सीट देंगे।
हो सकता है कि 100 में से 50 बच्चों के 90% प्लस आ जाए, तो क्या सीट मिल जाएगी? नहीं, सीट तो लिमिटेड है, ठीक है। यूएसएमएलई की बात कर लो, ये सारे देखो, सीएसएस में बात कर लो, एमडी कैट में बात कर लो, 3500 सीट है, 3500 बच्चा चाहिए। नर्म्स की बात कर लो, 100 सीट है, 100 बच्चा चाहिए, ठीक है। बी लैब की बात करो भाई, 300 सीट्स हैं, 300 डॉक्टर चाहिए, 300 बस वो निकालेंगे। सीए का एग्जाम एक होता है पाकिस्तान के अंदर, हर साल क्या नाम है 3000 4000 बच्चा देते हैं, मुश्किल से 50 बच्चा पास करता है भाई, 50 सीटें हैं, 50 लोगों को हम पास करेंगे, बस कहानी खत्म, ठीक है। तो कहानी ये रही कि यार मुकाबले का जो इम्तिहान होता है उसके अंदर जो एग्जामिनेशन बॉडी है वो ये देख रही होती है भी हमें बेस्ट बनना चाहिए, टॉप ऑफ द रैंक बनना चाहिए। यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यू हैव टू बी ऑन द टॉप ऑफ योर गेम, ठीक है। अब अगर एग्जाम मुश्किल आया है, एग्जाम आसान है, इससे फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। अगर एग्जाम मुश्किल आया है तो भी ठीक है यार, जो उनमें टॉप वाले लोग हैं उनको हम सिलेक्ट करेंगे। एग्जाम आसान आया है, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सबके 90% आए हैं, तो जो 98 99 वाले टॉप के बच्चे हैं उनको से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भाई रेस लगी हुई है, 3 2 1 भागो, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड या जो भी जितनी पोजीशन हैं उतनों को हमने देना है, बाकियों को हमने नहीं देना। तो जब इस तरह की पोजीशन होती है, जब ये हालात होते हैं, तो ये रियलिटी चेक पहले आपको मैंने ये दे दिया कि मुकाबले का इम्तिहान है, ये ऐसा इम्तिहान नहीं है जिसमें आप इसलिए परेशान है कि पेपर मुश्किल आया कि भाई मेरे जो है वो 60% मार्क्स आएंगे, भैया आ जाए कोई बात नहीं, मेरे 70% मार्क्स आएंगे, आ जाए कोई बात नहीं, इसमें ऐसी कौन सी बात है, ठीक है। दूसरी बात अब यहाँ पर समझने वाली ये है कि यार देखो, एक ये सारी बातें समझ लेना, फिर इनको हम कनेक्ट करेंगे तो मैं समझ आ जाएगी। दूसरी बात होती है एग्जाम थ्रेशोल्ड, एक चीज़ होती है, वो समझ लो क्या चीज़ होती है। जिन बच्चों ने ओ लेवल्स ए लेवल्स की उनको समझ आती होगी, मेरा खुद ओ लेवल्स ए लेवल्स था तो मैं उस बैकग्राउंड से आपको बता सकता हूँ। एक चीज़ होती है थ्रेशोल्ड, उसको आज समझ लो, ठीक है। हमारे एग्जाम्स में क्या होता था, क्योंकि हमारी ग्रेडिंग जो है वो भी रिलेटिव होती थी, वो भी मुकाबले का इम्तिहान होता था। मिसाल के तौर पे मैट्रिक के अंदर तो ये होता है ना कि हर एक बच्चा जिसके 90% से ऊपर नंबर आएंगे उसको ए ग्रेड मिल जाएगा, ऐसे ही है। हमारे ओ लेवल्स में ऐसा नहीं होता। हमारे ओ लेवल्स के अंदर एक बच्चा 70% पे भी ए ग्रेड ले सकता है। क्यों ले सकते हैं इसको समझो आप। हमारे यहाँ जब भी हर साल जो एग्जाम होता है उसका एक थ्रेशोल्ड डिफाइन होता है, जो ग्रेडिंग होती है वो रिलेटिव होती है। इसका मतलब क्या है कि भाई देखो, मेरा जब पेपर होता था ना, अगर वो बहुत आसान पेपर होता था तो हम सारे लोग बड़े परेशान हो जाते थे यार। अगर आसान पेपर है तो इसका मतलब है कि सारे लोग जो हैं वो 90% मार्क्स लेंगे, और अगर सारे लोग मेजॉरिटी अगर 90% वाले हुए तो ओ लेवल्स में क्या होता है, मेजॉरिटी जहाँ पर होती है ना उसको बी ग्रेड देते हैं, क्योंकि भाई सारे मेजॉरिटी बच्चे अगर इस ग्रेड के ऊपर है, इस लेवल के ऊपर है, तो ये बी बनता है। ए हम उसको देंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, समझ आई बात। तो इसका मतलब है कि यार एग्जाम अगर आसान आया है और 90% के ऊपर अगर थ्रेशोल्ड बनेगा तो ए ग्रेड लेने के लिए मैंने 97% वाला पेपर किया होगा तब भी मेरा ए ग्रेड आएगा, यानी कि ए ग्रेड लेना मुश्किल हो जाता था। अच्छा, जब पेपर मुश्किल आता था तो हम सब खुश हो जाते थे कि यार थ्रेशोल्ड जो है वो हो सकता है 75 पे गिर जाए, मेरे चलो 80% भी मार्क्स आ गए, 82 भी अगर आ गए तो मेरा ए ग्रेड आ जाएगा, ठीक है। तो समझ आई। तो जब यहाँ पर आप लोगों के यहाँ जो है वो पेपर, अब चलो एक और एग्जांपल मैं आपको पहले बताता हूँ। अब इस बार आगा खान में क्या हुआ है, इस बार इसी साल की मैं बात बताता हूँ। आगा खान के 2 पेपर होते हैं, सही है। उनमें से जो एक पेपर है उसमें होता है कट ऑफ, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि बच्चों ने ओवरऑल कैसा परफॉर्म किया है। तो जहाँ पर मेजॉरिटी लाई करती है वहाँ पर कट ऑफ लगा देते हैं, ताकि जहाँ पर मेजॉरिटी लाई करती है उनको उठा के बाहर करेंगे, जो बेहतरीन बच्चे हैं उनको सिर्फ आगे करेंगे। अब पिछले साल क्या हुआ, आगा खान का पेपर बड़ा मुश्किल आया, बड़ा टफ आया, तो कट ऑफ बना 100 में से 63। 63 से नीचे वाले जितने बच्चे थे उनको जो है उन्होंने बाय कर दिया, और 63 से ऊपर वाले जितने थे उनको आगे कर दिया, ठीक है। अब इस साल क्या हुआ, इस साल पेपर बड़ा आसान आ गया। अब आसान आया तो क्या हुआ, बच्चे बड़े परेशान, बच्चे इस वजह से परेशान कि यार पेपर बड़ा आसान आया, थ्रेशोल्ड ऊपर जाएगा, और वही हुआ। 100 में से 85 थ्रेशोल्ड बना, 85 से नीचे वाले जितने थे वो सारे बाहर, 85 से ऊपर जितने थे वो सारे क्वालिफाई हो गए नेक्स्ट राउंड के लिए। अब इस बार भी बच्चे परेशान। अब मैं कहता हूँ कि यार बच्चे जो हैं वो पेपर मुश्किल आया तब भी परेशान, पेपर आसान आया तब भी परेशान, मुश्किल आया तो क्यों परेशान कि थ्रेशोल्ड नीचे आ जाएगा, कट ऑफ नीचे आ जाएगा, ठीक है। पेपर मुश्किल नहीं, पेपर मुश्किल तो नीचे आ जाएगा, पेपर आसान तो थ्रेशोल्ड ऊपर चला जाएगा। तो थिंक इसकी, देखिए आपने खुश होना है या राजी होना है या नाराज होना है या गुस्सा करना है, ये सारा कुछ जो है इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ना खुश होने की ज़रूरत है ना सैड होने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी जो काविश होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, वो हमेशा ये होनी चाहिए कि यू हैव टू स्टे ऑन द टॉप ऑफ योर गेम। अब आगा खान की एग्जांपल ले लो, या हमारे ओ लेवल्स की एग्जांपल ले लो, या नम्स की एग्जांपल बेशक ले लो। भाई पेपर अगर आसान आया है तो इसका मतलब है कि मेरिट ऊपर जाएगा, मेरिट ऊपर जाएगा तो फिर भी वही 100 बच्चे सेलेक्ट होंगे या 50 बच्चे सेलेक्ट होंगे जो टॉप के हैं। पेपर अगर आसान आया है, ठीक है,
या इस बार क्या नाम है पेपर अगर मुश्किल आया है तो थ्रेशोल्ड जो है वो नीचे आएगा, तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे आने के बाद भी जो बच्चे टॉप के हैं उन्हीं का एडमिशन होगा। जब पेपर आसान था 90 थ्रेशोल्ड था तो 98 99 वालों का एडमिशन होगा। जब पेपर मुश्किल है 70 पे थ्रेशोल्ड गिरेगा तो 75 78 वालों का एडमिशन होगा। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो पेपर मिला है वो बाकियों को मिला है। आपका पेपर बाकियों पेपर सबका सेम है, ठीक है। अगर उस पेपर के अंदर आप अगर बाकियों से बेहतर होंगे, ठीक है, तो आपका एडमिशन होगा। अगर आप बाकियों से बेहतर नहीं होंगे तो बस ये एक रियलिटी चेक लेने वाली बात है कि यार ओके फाइन, मैं बाकियों से बेहतर नहीं हूँ और ये मुकाबले का इम्तिहान है, जो बंदा ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा तो उसी का एडमिशन होगा। अब दौड़ने की मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तीसरा रियलिटी चेक पर आता हूँ। आप लोग कहते हो कि यार नम्स ने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया है, नम्स ने काफ़ी काम खराब किया है। मैं कहता हूँ कि नम्स ने क्या खराब किया है, ठीक है। रियलिटी चेक वाली बात है। देखिए नम्स मुझे कोई तनख्वाह तो दे नहीं रही बात बोलने के लिए, और नम्स की मुझे साइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस बात को समझो कि मैं बड़े इम्पार्शियल होकर मैं एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है। हेट मी फॉर इट, गालियां दे दो मुझे जो भी है, लेकिन ये बात मैं बोलूंगा कि यार नम्स ने कहीं पर ये वादा नहीं किया कि भाई मैं इसी स्टैंडर्ड का पेपर बनाऊंगा या मैं इसी मुश्किल का पेपर बनाऊंगा। हम हर साल देखते हैं एमडी कैट के अंदर कोई ना कोई इस तरह का क्वेश्चन जो है वो ज़रूर होता है, कोई क्वेश्चन आता है। आज से 2-4 साल पहले एक सवाल आया था मोल्स के ऊपर कि भाई एक कॉइन में पता नहीं इतने मोल्स होते हैं। बच्चों ने किसी सिलेबस में क्वेश्चन नहीं किया था, लेकिन आ गया था। आप चैलेंज करें पीएमडीसी को या यूएचएस को चैलेंज करते हो, उस टाइम पे कोई नहीं कर सकता, ठीक है। भाई पीएमडीसी की मर्जी जहां मर्जी से क्वेश्चन दे, यूएचएस की मर्जी या नम्स की मर्जी जहां मर्जी से क्वेश्चन दे। नम्स ने इस बार सोचा मिसाल के तौर पे कि मैं वो बच्चे सिलेक्ट करना चाहता हूं जो क्यूरियस माइंड्स के होंगे। भाई कोविड है, हम सब उस टाइम में से गुजरे हैं, सब बच्चे गुजरे हैं। मैं चाहता हूं कि यार मैं उस बच्चे को सिलेक्ट करूं जिसने सोचा हो कि भाई ये सैनिटाइजर लगाने से कोविड को वायरस को क्या होता है। ये सोचना कोई बुरी बात तो नहीं है, स्पेशली अगर आपको बायो से मोहब्बत है। अब वही बात है ना, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये सोचते हैं कि भाई हमें इसलिए डॉक्टर बना दो क्योंकि हमने किताब बड़ी अच्छी रटी है, ठीक है। भाई क्यों तुम्हें क्या नाम है वो डॉक्टर बना दें जस्ट बिकॉज तुमने किताब बहुत अच्छी रटी है। भाई बायो से मोहब्बत होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट से मोहब्बत होनी चाहिए। तो ये चीज़ एक्सपेक्ट करना कि आपको कोविड के वायरस के बारे में हल्का फुल्का कुछ पता होगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। कोई इतना मुश्किल ये वाला सवाल नहीं था, ठीक है। इसको सिंपल आपको एलिमिनेशन से करना था, लेकिन चलो खैर है, कोई बात नहीं। सवाल आता होता तो अच्छी बात है, सवाल नहीं भी आता तो कोई बुरी बात नहीं। अभी मैं इसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। सवाल अगर आता होता, देखिए नम्स ने बोला भाई 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में से सही है जिस बच्चे को कोविड का आता होगा मैं उसको ले लूंगा, जिनको नहीं आता होगा यार कोई बात नहीं, वो बच्चा आपसे बेहतर था, वो ज्यादा क्यूरियस था, ठीक है। लेकिन चलो फॉर एग्जांपल चारों में से चारों को भी नहीं आता तो खैर कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारे और सवाल हैं जिसके हिसाब से मैं जज कर लूंगा। मुझे तो बेस्ट बंदा चाहिए ना। अब मिसाल के तौर पे मैंने पेपर मुश्किल बना दिया, सही है, 150 में से ऑन एवरेज 90 नंबर आए, तो 90 नंबर अगर आए तो 110 पे किसी के आएंगे, 115 पे किसी के आएंगे, 120 पे किसी के आएंगे, आएंगे ना, ठीक है। तो मैं उनको उठा लूंगा। मैं पेपर आसान बना दूंगा तो ऑन एवरेज मेजॉरिटी के 125 नंबर आएंगे, तो मैं 125 वालों को थोड़ी उठाऊंगा, मैं 130 वालों को थोड़ी उठाऊंगा, मैं उस केस में 140 वालों को उठाऊंगा, 146 147 वालों को उठाऊंगा, ठीक है। तो अब आपको समझ आई, पेपर मुश्किल है या आसान है फर्क नहीं पड़ता, ये है मुकाबले का इम्तिहान, जीतेगा वही जो बाकियों से बेहतर है। तो इसलिए ना खुश होने की जरूरत है ना सैड होने की जरूरत है। इफ़ यू आर बेटर देन अदर्स तो बेस्ट है, इफ़ यू आर नॉट बेटर देन अदर्स अब सीखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि मैं क्या करूं दूसरों से बेटर होने के लिए। अभी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं यार इंग्लिश बड़ी मुश्किल थी, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं इंग्लिश बड़ी आसान थी। जो बच्चे कह रहे हैं इंग्लिश बड़ी आसान थी वो उनका बैकग्राउंड नॉर्मली जो है वो इस्लामाबाद से है, अच्छे स्कूल से है, अच्छी जगह से उन्होंने पढ़ाई वगैरह की हुई है, तो उनकी नेचुरली अंग्रेजी थोड़ी सी बेहतर है। जो लोग बलोचिस्तान से हैं या फॉर एग्जाम्पल इंटीरियर से हैं, साउथ पंजाब से हैं, वो कह रहे सर इंग्लिश बड़ी मुश्किल थी। अब देखो क्या बोलूं मैं, अब सीधी सी बात है, आधा दिमाग तो मेरा ये कहता है कि आपकी गलती है, आपकी अंग्रेजी क्यों नहीं अच्छी। लेकिन अगेन देयर आर टाइम्स जब आप अपने आप को ब्लेम नहीं कर सकते। आपका स्कूल कैसा था, आपके पेरेंट्स ने कैसे स्कूल में डाला, आपके पास खर्चा कितना हुआ, आपका एनवायरनमेंट कैसा था, आपने अंग्रेजी को कभी वैल्यू दी कि नहीं दी, आपके टीचर को अंग्रेजी पढ़ानी भी आती थी कि नहीं आती थी। मिसाल के तौर पर मेरी अंग्रेजी अच्छी है, नॉट बिकॉज कि मैं अंग्रेजी का बड़ा फैन था, मुझे अंग्रेजी बहुत बुरी लगती थी अपने स्कूल में, ठीक है। लेकिन मेरी अंग्रेजी क्यों अच्छी है, क्योंकि मैं बायो भी, जो टीचर मुझे पढ़ाती थी इंग्लिश में पढ़ाती थी, मुझे साइंस इंग्लिश में पढ़ाती थी, मैथ्स इंग्लिश में हम पढ़ते थे, हमारी टीचर इंग्लिश में बोलते थे तो उनको सुन सुन के हमारी अंग्रेजी जो है वो अच्छी होगी। अब ये माहौल की बात होती है। अब आप लोग अभी कैसे माहौल में अगर पढ़े हो जहाँ अंग्रेजी अगर अच्छी नहीं है तो मैं अब आपको ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि यार मे बी आई एम नॉट बेटर देन अदर्स एंड दैट्स ओके। अब इस रियलिटी को एक बार एक्सेप्ट करने के बाद ही आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को तलकीन इस बात की करूंगा कि भाई देखो अभी सुकून करो, मुकाबले का इम्तिहान है, मुकाबले में अगर बाकियों से बेहतर हो तो आ जाओगे नंबर पे, अगर बाकियों से अगर तुम बेहतर नहीं हो, देखो तुम में से कोई होगा ना जो बाकियों से बेहतर होगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि पेपर मुश्किल था, डिस्पाइट द फैक्ट कि पेपर बहुत खराब था, बहुत घटिया पेपर था, होगा नम्स ने बहुत खराब पेपर बनाएगा,
और मेजोरिटी के मैं कहता हूं कि भाई 150 में से 75 नंबर आएंगे, और बोलो आएंगे, बिल्कुल 75 नंबर आएंगे। लेकिन तुम में से कोई ऐसा होगा ना जिसके 80 भी आएंगे, जिसके 85 भी आएंगे, भाई नहीं आएंगे, किसी के 140 नहीं आएंगे, किसी के 149 नहीं आएंगे, डन है, किसी के नहीं आएंगे। तुम में से कोई होगा ना जिसके 90 मार्क्स आ जाएंगे, 95 आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। जिनके आ जाएंगे उनको अनाउंस ले लेगा, जिनके नहीं आएंगे खैर है। अब तुम लोग बेशक बोलो कि भाई हमने, अच्छा मिसाल के तौर पे तुम कहते हो कि पेपर तुम्हारे हिसाब का आ जाता, तुम्हारे अगर 75 नंबर अगर आने हैं तो तुम्हारे 125 आ जाते, फर्क कोई ना पड़ना होता। क्यों? क्योंकि बाकी अगर जिनके 95 मार्क्स आने थे उनके 145 आते, उनके 150 आते, क्योंकि वो तुमसे बेहतर थे, वो तेज थे, उनका क्यूरियस माइंड था, वो टाइम मैनेजमेंट में अच्छे थे, स्ट्रेस मैनेजमेंट में अच्छे थे, ठीक है, चाहे जो भी हो। तो इसलिए थ्रेश होल्ड की बात होती है, एग्जाम मुश्किल या आसान आने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है, इस बात को प्लीज़ समझो। खान के अंदर भी आप लोगों ने एग्जाम्पल देके मैंने बता दिया कि यार बच्चे तो खुश कभी किसी चीज़ के नहीं होते। तो प्रोटेस्ट की बात तुम लोग कर रहे हो, ये रिकंडक्ट की बात कर रहे हो, काइंडली इन सारी बातों को छोड़ो, मेरी मानो, इन सब बातों की कोई ज़रूरत नहीं है। सुकून से बैठो, सुकून से बैठ के क्या नाम है अपनी रेस्ट करो, आज के दिन में, कल के दिन में थोड़ा सा अपने आप को रिकॉइल करो, अपने आप को बोलो ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ठीक है। एमडी कैट की अब तैयारी करनी है, सीख लिया है इस इम्तिहान से पेपर कैसे देना है, क्या करना है, क्या माहौल है, ठीक है। वो जो हम लोगों ने क्या नाम है आप लोगों को इतने सारे क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं, फ्री क्वेश्चन बैंक भी है, वो पेड क्वेश्चन बैंक्स भी हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं, आपके पास तो एक्सेस है हज़ारों सवालों का, ये गेस्ट पेपर्स का, पास पेपर्स का, हर पेपर को लेकर ऐसे ही बैठो हर सुबह को, जिस तरह मिसाल के तौर पे ये एक नया पेपर है और इसमें कोई नई चीज़ आएगी जो मुझे नहीं आती होती, लेकिन मैंने आज इसको करके उठना है और मैंने 200 नंबर लेने हैं। अपने आप को उस माहौल में बिठाने की कोशिश करो, अगले 15 दिन 20 दिन सिर्फ और सिर्फ पेपर्स की प्रैक्टिस करो, उस माहौल की प्रैक्टिस करो, और इंशाल्लाह क्या नाम है चीज़ें बेहतर होंगी। और मेरा ख्याल है कि नम्स जो है थोड़ा ट्रिकी है, एमडी कैट थोड़ा सा लेस ट्रिकी होगा, कोई इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ डे बच्चों, मैं आप लोगों को ये बताऊं कि यार ये मुकाबले का ही इम्तिहान है। आप लोगों का तो पहली बार पेपर दे रहे हो, दूसरी बार दे रहे होगे, मैक्सिमम तीसरी बार दे रहे होगे, 10 साल से मैं देख रहा हूँ, इसके अंदर यही होता है भाई, इफ़ यू आर बेटर देन अदर्स तो आपका एडमिशन होगा, शायद पेपर मुश्किल हो या आसान हो फ़र्क नहीं पड़ता, बेहतर हो तो एडमिशन होगा, और अगर बेहतर नहीं हो तो एक्सेप्ट करो रियलिटी, उस पर काम करो, अपनी वीकनेसेस पे काम करो। अब मसला वही है ना, वीकनेस पे अपनी काम नहीं करना, अपने आप को क्यूरियस नहीं बनाना, रीडिंग्स नहीं करनी, कोई नया मवाद नहीं इकट्ठा करना, उसी चैप्टर्स का रट्टा मारे रखना है, एक्सरसाइज नहीं करनी, बाहर नहीं जाना, कोई फ्रेश एयर नहीं लेनी, ठीक है, सारा दिन क्या नाम है बस खाना ठोसे जाना है, रूटीन आपकी कोई है नहीं, इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। बस क्या करना है, बस सिलेबस का रटा मारना है, रिवीजन करनी है, पास पेपर्स करनी ही है, फुल लेंथ पेपर्स करने नहीं है, अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करना नहीं है। स्कोर प्रिंटर काम पे खड़ा हुआ है जी, 150 पे खड़ा हुआ है, क्यों नहीं 170 पे लेकर गए, वही मैं बस अपनी कोई और तरह की तैयारी कर रहा हूँ, तो ठीक है। फिर उसके बाद फिर आप लोगों का रोना तो नहीं बनता ना, सीधी सी बात है। तो भाई अपने इन हालात को चेंज करो। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि भाई आप आगे क्या करना है, और मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, बड़ी सीधी सी बातें, भाई रूटीन सही रखनी है, खाना सही खाना है, प्रैक्टिस वगैरह करनी है, जो बातें वो सुन लेगा वो अच्छी बात है, जो नहीं सुनेगा तो ये है। तो यार बस अब अपना टाइम वगैरह वेस्ट नहीं करो प्लीज़। पेपर मुश्किल है या आसान है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है तुम दूसरों से बेहतर हो कि नहीं हो, बेहतर होते तो हो जाता, बेहतर नहीं हो तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो और अपने आप को बेहतर करो, एक्सेप्ट करो। सबसे पहला स्टेप यही होता है। ग्रीवेंस के कुछ स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले डिनाइल, आप कहते हो नहीं मैं दूसरों से बेहतर हूँ, अभी आप डिनाइल के अंदर हो, प्रोटेस्ट रिकंडक्ट, ये डिनाइल है। आप ये समझ रहे हो कि भाई मैं तो बिल्कुल ठीक था, ये खराब थे, ये डिनाइल इस स्टेप को कहते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, 1-2 दिन गुजारो डिनाइल में, रेस्ट करो। डिनाइल के बाद आता है आप उसको एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, और उसके बाद आप उस पर वर्क करना शुरू करते हो। तो मैं मानता हूँ डिनाइल है, यूट्यूबर्स आप लोगों की इस डिनाइल फेस का फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने व्यूज़ वगैरह बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जितना जल्दी से डिनाइल फेज और डिप्रेशन में से निकल के क्या नाम है सीधे रास्ते पर आओ, उतना अच्छा है। आप लोगों के अपने फ्यूचर की बात है। अगर आप बहुत लाइक बच्चे हो और ये फजूल हरकतों में पड़े हुए हो और फिर अगर आप फेल हो गए तो मुझे बड़ा अफसोस होगा। इसलिए बस जल्दी से क्या नाम है अगेन मौके का फ़ायदा उठाओ। दूसरे लोग जब डिप्रेशन में, तुम डिप्रेशन से निकलो, अपनी तैयारी करो, बेहतरीन अपनी प्रैक्टिस करो, पेपर्स वगैरह निकालो, अपनी रूटीन सही करो, दूसरों से आगे निकलो। अगेन मुकाबले का इम्तिहान है ना, मुकाबले का क्या मतलब है, दूसरों को पीछे छोड़ना है, तो दूसरों को कैसे पीछे छोड़ोगे, वाइल अदर्स आर बिजी इन ऑल दिस यूजलेस स्टफ। प्रोटेस्ट करना और रिकंडक्ट कराओ, ये वो कराओ, तुम बोलो कि भाई तुम लोग बिजी रहो, मैं आगे निकलूंगा अपनी तैयारी करके। इस मोटिवेशन के साथ अपनी पढ़ाई आगे करो और बाकियों को पीछे छोड़ो, फिर देखो कायनात कैसे तुम्हारी इस सब चीज़ के अंदर हेल्प करती है। ठीक है जी, चलो आई होप कि क्या नाम है यार तुम लोग को समझ आई हो, और अगर समझ आई हो और अगर इस मैसेज
को तुम्हें लोगों को लगता है कि यार मेरी बात में अगर कोई लॉजिक है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि एम ई री कंडक्ट वी कंडक्ट कर रहे हैं। इसलिए शेयर ना करो कि मुझे कोई व्यूज़ वगैरह मिल जाए, मुझे कोई व्यूज़ की जरूरत नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह मुझे जहाँ जहाँ से रिस्क देता है। लेकिन अगर इस बात में अगर कोई तुम्हें सदाकत लगती है, समझ आती है, तो ज़रूर अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए जो है इस चीज़ को कर देना। ठीक है जी, चलो अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, एम डी कैट पे फोकस करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी, बहुत अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।